आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईसीजी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से डॉक्टर की तरह ईसीजी रिपोर्ट पढ़ना हम आपको सिखाएंगे और बिना किसी कैलकुलेशन किए आप रिपोर्ट देखते ही बीमारी का पता लगा लेंगे। लेकिन ईसीजी रिपोर्ट क्यों कराई जाती है? देखिए, जब किसी आदमी को चेस्ट पेन, घबराहट या चेस्ट पेन के साथ पसीना आ रहा हो या फिर हार्ट अटैक, दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर्स द्वारा ईसीजी कराया जाता है। तो चलिए सीखते हैं ईसीजी रिपोर्ट कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ईसीजी ग्राफ के बारे में बेसिक सी चीज़ जाननी होगी और यही ग्राफ की बेसिक चीज़ आपको ईसीजी रिपोर्ट समझना, पढ़ना सिखाएगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ईसीजी रिपोर्ट पढ़ना समझ में नहीं आएगा और आपको ईसीजी रिपोर्ट समझ में भी नहीं आएगी। आप देखते होंगे ईसीजी रिपोर्ट तो इस तरीके का ग्राफ बना होता है जिस पे लिखा होता है PQRST। इसका क्या मतलब होता है? ये जो PQRST होती है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल वेव होती है और इसे PQRST द्वारा दिखाया जाता है। हार्ट में ब्लड की एंट्री को P वेव दिखाता है। ब्लड की एंट्री हार्ट में कहाँ से होती है? राइट एट्रिया से होती है। जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो वहाँ QRS वेव बनती है जिसे QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वेंट्रिकल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उससे QRS वेव बनती है और QRS कॉम्प्लेक्स के बाद T वेव बनती है रिपोलराइजेशन से। अभी ये आपके सामने एक ईसीजी ग्राफ आ रहा होगा और इसमें आपको देखकर पल्स बतानी है पेशेंट की कितनी होगी। तो आप कैसे देखेंगे, आप कैसे बताएंगे पेशेंट की पल्स इतनी है? तो देखिए, ध्यान से यहाँ समझिएगा। इस ईसीजी में दो तरह की लाइन है, एक मोटी लाइन और बारीक लाइन। दो तरह के बॉक्स बने हैं, छोटे बॉक्स, बड़े बॉक्स। अब हमें करना क्या है? बड़े वाले बॉक्स की गिनती करनी है। कैसे करनी है गिनती? 2 QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका हो गया पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा और पांचवा बॉक्स। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होती है? 72 नहीं, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में होती है। अगर ईसीजी के QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में 3 से 5 बॉक्स बने तो ईसीजी में पल्स नॉर्मल आ रही है पेशेंट की। अगर वही कहीं 6 बॉक्स बने तो ईसीजी नॉर्मल नहीं है। 3 बॉक्स से कम 2 बॉक्स बने तो भी ईसीजी नॉर्मल नहीं है। अभी आप कहेंगे सिर्फ आप नॉर्मल एबनॉर्मल की बात किए जा रहे हैं, पल्स कितनी है ये कैसे पता करेंगे? अभी हमने QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में बॉक्स की गिनती करी, वहाँ कितने बॉक्स आ रहे थे? 5 बॉक्स। अगर 3 बॉक्स से कम हैं और 2 बॉक्स आ रहे हैं 2 QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में तो पल्स पेशेंट की ज़्यादा है। पल्स कितना हो सकती है? 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। ये सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं आप बॉक्स को गिनती करके पल्स कितना है। अगर पल्स ज़्यादा है तो इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। अगर वही 6 बॉक्स से ज़्यादा बन रहे हैं 2 QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में तो पल्स कम होगी। पल्स कितनी हो सकती है? 45, 50, 55, यहाँ तक कि 60 भी हो सकती है। इसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। पल्स ज्यादा होना, कम होना खतरे की निशानी है। दूसरी चीज क्या देखी जाती है ईसीजी में? एक्टॉपिक। ये एक्टॉपिक क्या है? एक्टॉपिक होती क्यों है? हार्ट आपका नॉर्मल बीट कर रहा है और अचानक से एक एबनॉर्मल बीट आ रही है, उसे एक्टॉपिक बोलते हैं। अब बात आती है मिस बीट को ईसीजी में पकड़ेंगे कैसे? ये आपके सामने एक ईसीजी ग्राफ दिख रहा है, इसमें QRS ग्राफ देखिए, नॉर्मल है, दूसरा भी नॉर्मल है, तीसरा QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है, यही मिस बीट है। फिर इसके बाद ग्राफ नॉर्मल है, QRS ग्राफ नॉर्मल है, फिर नॉर्मल है, फिर यहाँ QRS ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ भी मिस बीट हो रही है। ऐसे ही आप मिस बीट को ईसीजी ग्राफ में पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ पेशेंट की पल्स ठीक नहीं चल रही है, बीच बीच में पल्स गायब हो जा रही है, पल्स जंप कर जा रही है, जिसे मिस बीट बोलते हैं।
मिस बीट में इमरजेंसी कंडीशन कब आती है? जब पेशेंट को चेस्ट पेन हो तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया डेवलप हो सकता है। अगर कई सारी मिस बीट आ रही हैं, लगातार मिस बीट आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तीसरी चीज ईसीजी में क्या देखी जाती है? एसटी सेगमेंट देखा जाता है। ये आपके सामने एक ग्राफ आया, यस और टी के बीच की जो एरिया होती है उसे एसटी सेगमेंट बोलते हैं। एसटी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईसीजी का। एसटी सेगमेंट नीचे हो जाता है तो हार्ट में ब्लॉकेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी पेशेंट को और चेस्ट में पेन भी हो सकता है। अगर यही एसटी सेगमेंट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। पेशेंट के हार्ट में 100% ब्लॉकेज है और कभी कभी अगर पेशेंट को 70 से 80% ब्लॉकेज होता है हार्ट में, वो ईसीजी में नहीं आ पाता। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों देखते हैं और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? देखिए, सबसे पहले पी वेव बनी, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है और ईसीजी में पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह से। 120 मिलीसेकंड से कम में क्यूआरएस बनना चाहिए। अगर यही क्यूआरएस चौड़ा हो गया ईसीजी रिपोर्ट में तो पेशेंट को टैकीकार्डिया है। बहुत ज़्यादा चौड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सीवियर टैकीकार्डिया है पेशेंट को। फौरन पेशेंट को एडमिट होना चाहिए और पेशेंट को एडमिट भी करना चाहिए। अब हम देखेंगे ईसीजी की लास्ट वेव टी वेव, जिससे ये पता चलता है पेशेंट को हार्ट अटैक होने वाला है कि नहीं। और ये टी वेव कब बनती है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद जो वेव बनती है उसे टी वेव बोलते हैं। इसको कैसे मापेंगे और देखेंगे, इसके लिए भी आसान तरीका है हमारे पास। ये जो टी वेव है इसमें एक लाइन खींची जाए तो लाइन थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अगर टी वेव ऐसी नहीं है, बराबर में बट गई तो गड़बड़ है। जो बराबर में नहीं बटेगी वो सही है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, टी वेव नुकीली है तो भी गड़बड़ है। टी वेव छोटी सी होनी चाहिए, ना कि बहुत ऊंची बहुत बड़ी होनी चाहिए। टी वेव लंबी आ रही है तो हो सकता है पेशेंट को हार्ट अटैक होने वाला हो। टी वेव उल्टी है, यहाँ भी पेशेंट को दिक्कत है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।